सिनेमैटिक वीडियो में सिर्फ लेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता और आप अगर अपने कैमरा के अंदर लॉग में शूट नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा लेंस है, बल्कि लेंस है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इससे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपको शेर के साथ में आपका सब्जेक्ट भी मिल गया जिसका आप पोर्ट्रेट खींचना चाहते हैं, तो वो तो है नहीं। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके उन सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और मेरे Instagram पेज के ऊपर। मैं आज बैठा हुआ अपनी सीरीज के पुराने वीडियोस को देख रहा था और मुझे लगा कि अगर कोई आराम से बैठ करके इस पूरी सीरीज को देखेगा तो उसको फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मेरा मानना यह है कि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको सही तरीके से सीखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो फोटोग्राफी करे जा रहे हैं, वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, पर उनको एक चीज समझ में नहीं आती। आप चाहे जितने मर्जी कैमरा खरीद लीजिए, जितने मर्जी महंगे लेंसेज खरीद लीजिए, फोटोग्राफी जब तक आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे, आप नहीं एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन सकते। और अगर आप फोटोग्राफी को सही तरीके से सीखना चाहते हो ना, तो मेरा एक कोर्स है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। और उस कोर्स को अब तक वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर जो भी हिंदी में बात करने वाले लोग हैं ना, जो हिंदी को समझते हैं, उन सभी लोगों ने उसको खरीदा है। पिछले लाइव सेशन के अंदर जब मैं अपने इन स्टूडेंट्स के साथ मिला, उनसे जब मैं बातें कर रहा था, तो उन लोगों ने इस कोर्स के बारे में इतनी तारीफ करी कि मेरा दिल खुश हो गया। आपके जो भी लेसन्स हैं वो है तो रिकॉर्डिंग, पर एक बार भी जब आप उस लेसन में बैठे होते हो ना, आपको लगता नहीं कि वो रिकॉर्डिंग है। इस कोर्स के अंदर आपको 8 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, 11 मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको 60 चैप्टर्स इसके अंदर मिलेंगे। और अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से कर लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन पाएंगे और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो अब आते हैं हम अपने इस वीडियो के ऊपर और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल पूछा है रोहित शटरहंट ने। ये कह रहे हैं, सर क्या एनडी फिल्टर आउटडोर शूट के लिए बेटर रिजल्ट्स दे सकता है? रोहित, एनडी फिल्टर का बहुत ही स्पेसिफिक यूज होता है। क्या एक एनडी फिल्टर बेटर रिजल्ट्स दे सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए। अगर आपको बहुत ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, आपको बैकग्राउंड पूरा बुके चाहिए और लाइट वहां पे बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अगर आप 1.8 का अपर्चर यूज करना चाहोगे तो आपको शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप फ्लैश यूज नहीं कर रहे हैं तब तो आप शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, पर अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हैं तो आपको शटर स्पीड बढ़ाने के लिए HSS यूज करना पड़ेगा। आपके पास जो लाइट है या जो ट्रिगर है वो HSS इनेबल होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एनडी फिल्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप वीडियो कर रहे हो, वीडियो करने के लिए आपको शटर स्पीड को रखना पड़ता है एक स्पेसिफिक नंबर के ऊपर, यानी कि 1/50 के ऊपर या 1/100 के ऊपर। पर लाइट काटने के लिए आपको शटर स्पीड को वीडियो में बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आप नहीं बढ़ा सकते। ऐसे में लाइट को कट करने के लिए आपको एनडी फिल्टर चाहिए होता है। अब जहां तक बात है क्वालिटी की, यहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि एनडी फिल्टर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। कोई भी ग्लास अगर आप अपने लेंस के आगे लगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ए ग्रेड ही होनी चाहिए। आपको एनडी फिल्टर खरीदते टाइम कंजूसी नहीं करनी है, आपको महंगे से महंगा एनडी फिल्टर खरीदना है, क्योंकि आप जो लेंस यूज कर रहे हैं उस लेंस की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने उसके आगे कोई ग्लास लगाया तो जो लाइट आपके सेंसर तक पहुंचेगी वो सही नहीं पहुंचेगी और आपको एक अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती। इसको आप ऐसे समझ के देख लो कि आपने एक सन ग्लासेस पहने हुए हैं जिसका काम है कि लाइट कम से कम आपकी आंखों तक पहुंचे, और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या आप क्लियर देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। जितना अच्छा ग्लास होगा उतना ही वो महंगा होगा, और जितना वो महंगा होगा उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी आपको मिलेगी। एनडी फिल्टर को तभी यूज करना जबकि आपको स्पेसिफिक नीड हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से एनडी फिल्टर क्या किसी भी फिल्टर को यूज नहीं करना चाहिए। अगला सवाल पूछा है सुभाष शर्मा 4295 ने, और ये कह रहे हैं, सर आई रिसेंटली गॉट 16-inch मैकबुक प्रो फॉर माई रीटचिंग वर्क, कैन आई रिलाई ऑन डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी? मतलब ये कि इन्होंने 16 इंच का मैकबुक प्रो खरीदा है, क्या उसकी स्क्रीन के कलर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं? तो सुभाष, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 16 इंच का मैकबुक प्रो खरीदा है। मैंने तो आज तक नहीं खरीदा, मेरे पास अभी भी 14 इंच का मैकबुक प्रो है। वेरी गुड। अब जहां तक सवाल है कि क्या अब इसके डिस्प्ले के कलर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो, तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे जितना मर्जी महंगे से महंगा लैपटॉप खरीद लीजिए, महंगे से महंगा आप मॉनिटर खरीद लीजिए,
जब तक आप उसको कलर कैलिब्रेट नहीं करेंगे तब तक आप उसके डिस्प्ले कलर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। सो आपने जो अभी लैपटॉप खरीदा है उसके साथ आपको एक कलर कैलिब्रेटर खरीद लेना चाहिए। कलर कैलिब्रेटर खरीद करके जब आप अपने मॉनिटर को या आप अपनी स्क्रीन को कैलिब्रेट करेंगे उसके बाद ही आपका कंप्यूटर, आपकी स्क्रीन आपको सही तरीके के कलर्स दिखाएगी, तभी आपको उसके ऊपर एडिट वर्क करना चाहिए। और आपने जो 16 इंच का लैपटॉप लिया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसके साथ भी एक बड़ी स्क्रीन लेनी चाहिए। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग के अंदर आप आराम से 16 इंच की स्क्रीन को यूज करो रीटचिंग के लिए, लेकिन जब आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो आपको उसके लिए एक एक्सटर्नल मॉनिटर को यूज करना चाहिए, क्योंकि 16 इंच की जो स्क्रीन है वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप कंफर्टेबली अपनी इमेज को देख सको। अब आपने 16 इंच का मैकबुक प्रो खरीद तो लिया, अब ट्रैवल करने के लिए आपको वो बहुत भारी लगेगा और रीटचिंग वर्क के लिए आप हमेशा एक बड़ी अच्छी स्क्रीन को मिस करोगे। सो अब आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा है नीलेश अग्रवाल ने। ये चाहते हैं कि मैं इनको कोई एक ऐसा लेंस बताऊं जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बेस्ट हो, और ये कैनन का R50 यूज करते हैं। नीलेश, आप कैनन का R50 यूज करते हो जो कि एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, तो इसके ऊपर आप जो भी लेंस यूज करोगे वो आपको 1.5x का क्रॉप देगा। मतलब ये कि अगर आप इसके ऊपर 100 mm यूज करते हो तो आपको वो 150 मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप 100-400 mm का लेंस खरीद सकते हो, जिसमें आपको 100 पे 150 मिलेगा, जिससे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हो, और 400 की जगह आपको वो 600 देगा, जिसको कि आप वाइल्ड लाइफ में यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा लेंस है जो कि दोनों पर्पस आपका सॉल्व कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक बड़ा लेंस है, बल्कि लेंस है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इससे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक 50 mm का लेंस खरीद लो, जो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, लाइट वेट होगा, आप इजीली उससे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपको शेर के साथ में आपका सब्जेक्ट भी मिल गया जिसका आप पोर्ट्रेट खींचना चाहते हैं, तो वो तो है नहीं। मस्त जोक मारा रे। आप जब पोर्ट्रेट खींचने के लिए जाएंगे तो आपके पास में एक डिफरेंट टाइम होगा, डिफरेंट मौका होगा जहां पर कि आप लेंस बदल सकते हैं। और जब आप वाइल्ड लाइफ के लिए जा रहे हैं तब आप वाइल्ड लाइफ के लिए ही जा रहे हैं, तब आप एक बड़ा लेंस यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास में दो लेंसेज होने चाहिए। 100-400 एक अच्छी चॉइस है, पर इसके साथ में आप 50 mm जरूर ले लो, क्योंकि 50 mm आपके लिए बन जाएगा 75 mm। तो 75 mm एक बेटर चॉइस हो सकता है। हालांकि मैं ये बोलता हूं कि आपको पोर्ट्रेट खींचने के लिए कम से कम 85 mm की फोकल लेंथ को यूज करना चाहिए। अगला सवाल पूछा है श्रीकांत दास ने। ये कह रहे हैं कि बिना कलर ग्रेडिंग के क्या सिनेमैटिक वीडियो कैप्चर किया जा सकता है, अगर हाँ तो कौन सी प्रोफाइल पे शूट करना चाहिए? श्रीकांत, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है सिनेमैटिक वीडियोस के लिए। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सिनेमैटिक वीडियो होता क्या है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। पर आपके सवाल का जवाब यहाँ पर एक छोटा सा मैं ये दे देता हूँ कि आप अगर अपने कैमरा के अंदर लॉग में शूट नहीं कर रहे हैं, आप बाद में कलर ग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल को मॉडिफाई करके उसके ऊपर शूट कर सकते हैं। लेकिन एक सही मायने में सिनेमैटिक वीडियो वही होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अप्लाई करने के बाद एक छोटी सी चीज आप कलर ग्रेडिंग भी अप्लाई करें। बिना कलर ग्रेडिंग के भी आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं, पर क्या उसको सिनेमैटिक कहा जा सकता है या नहीं, ये आप मेरा वीडियो चेक कर लो, उसको देखने के बाद आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा है रुपेश कुमार ने, और ये सवाल भी सिनेमैटिक वीडियो से रिलेटेड ही है। ये कह रहे हैं सर मेरे पास G6 Mark II है, सिनेमैटिक वीडियो करने के लिए कौन सा लेंस अच्छा होगा? रुपेश, आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप 35 यूज कर सकते हो, 50 यूज कर सकते हो, 85 यूज कर सकते हो, क्योंकि सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए आपको एक कहानी कहनी होती है, और कहानी कहने के लिए आपको डिफरेंट एंगल्स चाहिए होते हैं। आपको वाइड एंगल शॉट्स चाहिए होते हैं, आपको मिड एंगल शॉट्स चाहिए होते हैं, आपको क्लोजअप डिटेल शॉट्स चाहिए होते हैं। आपके पास इन तीनों तरीके के शॉट्स को कैप्चर करने के लिए अलग अलग लेंसेज होने चाहिए।
आप एक जूम लेंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन जूम लेंसेज को वीडियो में और खास तौर पे सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए यूज करना मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, क्योंकि उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट डेफिनेटली अगर आपके पास में 24-70 का लेंस है जो कि किट लेंस है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो तो उसको यूज करके भी आप एक सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो, क्योंकि सिनेमैटिक वीडियो में सिर्फ लेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने पिछले आंसर में बोला था कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर एक बार चेक जरूर कर लो। अगला सवाल पूछा है पिक्सल आर्ट ने। ये कह रहे हैं सर मेरे पास Z5 है, मैं वेडिंग पोर्ट्रेट्स खींचना चाहता हूँ। 28-75 f2.8 और 24-120 f4 में से कौन सा लेंस मेरे लिए बेटर रहेगा? सो मेरे हिसाब से यार आपको 28-75 और 24-120 में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपको बेटर लेंसेज की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि आपके पास में 70-200 f2.8 का लेंस होना चाहिए, या 24-70 आप रख सकते हो, वो भी 2.8 का। जितने बेटर ग्लासेस आपके पास में होंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप चाहते हो आपको शार्पेस्ट पिक्चर्स मिलें, आपको डिटेल्स अच्छी उसके अंदर मिलें। 28-75 एक अच्छा लेंस है, 24-120 एक अच्छा लेंस है, पर मेरे हिसाब से ये एक एवरेज लेंसेज हैं अगर हम इनको कंपेयर करें 2.8 के जो एस सीरीज के लेंसेज हैं। सो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप इसको कंपेयर करके देखो 70-200 f2.8 लेंस से, तो ये दोनों लेंसेज कहीं पर भी स्टैंड नहीं करेंगे। सो एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो चलाते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास में 70-200 f2.8 का लेंस होना चाहिए। मुझे मालूम है आपने कहा है कि आप बजट में हैं, सो मेरे हिसाब से अगर आप बजट के अंदर हैं, आपके पास अभी बजट नहीं है, सो आपके पास जो 85 mm का लेंस है और 24 mm का लेंस है, सिर्फ इसी को अभी यूज करो, पैसे इकट्ठे करो और एक ही बार एक अच्छी क्वालिटी का लेंस खरीदो। वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है। अगले एपिसोड के अंदर फिर मैं कुछ नए सवाल लूंगा, कुछ नए जवाब आपको दूंगा। आप इसी तरीके से मुझसे सवाल पूछते रहिए, मैं इसी तरीके से आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और दूसरों के साथ भी शेयर करोगे तो उनको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।